आखिरकार कैसे राज कपूर ने 70s में एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें इतना ज्यादा अंग प्रदर्शन था जितना कि आजकल की फिल्मों में भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उस फिल्म को फैमिली ऑडियंस ने काफी सहजता से देखा। फिल्म ग्रामीण ऑडियंस को भी पसंद आई, मासी ऑडियंस को भी पसंद आई, क्लासी ऑडियंस को भी पसंद आई और रिलीज के टाइम पर एक एवरेज ग्रोसर होने के बाद भी जिसे आज एक कल्ट फिल्म का स्टेटस मिला। आखिर क्यों इस फिल्म की वजह से लता मंगेशकर राज कपूर से नाराज हो गई? क्यों इस फिल्म की वजह से राजेश खन्ना ऋषि कपूर से नाराज हो गए? क्यों शशि कपूर चाहते थे कि इसमें जीनत अमान के बजाय रेखा को लिया जाए? क्यों इस फिल्म को हेमा मालिनी और डिम्पल कपाड़िया ने ठुकरा दिया? और क्यों इस फिल्म की वजह से राज कपूर पर हो गया था कोर्ट केस? इन सारी बातों के अलावा फिल्म से जुड़ी और कई दिलचस्प बातें जानने के लिए वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब होता है कि जो सच हैं वही कल्याणकारी हैं और सुंदर भी हैं। और फिल्म के इस टाइटल को चरितार्थ करने के लिए राज कपूर ने एक ऐसी कहानी चुनी जिसमें सच्चा प्रेम दर्शाने की कोशिश की गई है। और सच्चा प्रेम शरीर से नहीं बल्कि विचारों से होता है, आत्मा से होता है। यही दिखाने के लिए उन्होंने रूपा नाम का एक ऐसा कैरेक्टर गढ़ा जो कि शरीर से कुरूप है, लेकिन उसकी आवाज इतनी मनमोहक है कि बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल आदमी उसके प्रेम में पड़ जाता है। और फिर फिल्म में आगे शरीर और आत्मिक प्रेम को लेकर कई बातें होती हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर को देखकर राज कपूर के दिमाग में ये आइडिया आया था कि फिल्म में एक लड़की का ऐसा कैरेक्टर रखा जाए जिसकी आवाज बहुत अच्छी है लेकिन शरीर से वो सुंदर नहीं दिखती। इसलिए राज कपूर ने सोचा कि क्यों ना लता मंगेशकर को ही फिल्म के लिए बतौर हीरोइन साइन कर लिया जाए। और इसी के चलते उन्होंने फिल्म का लीड रोल करने के लिए लता मंगेशकर को मना भी लिया। और ये बात जब मीडिया तक पहुंची तो राज कपूर से पूछा गया कि उन्होंने लता मंगेशकर को बतौर हीरोइन क्यों साइन किया है, जिस पर राज कपूर ने कहा कि फिल्म के लिए मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो गाती बहुत अच्छा हो लेकिन दिखने में बिल्कुल अगली गर्ल हो। और इतना बोलते ही राज कपूर अचानक से रुक गए और मीडिया वालों से बोले कि अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया हो तो ये अगली गर्ल वाला पार्ट अपनी रिकॉर्डिंग से हटा दो। और उसके बाद शायद मीडिया वालों ने वो पार्ट रिकॉर्डिंग से हटा भी दिया होगा, लेकिन लता मंगेशकर वहीं पास में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। तो राज कपूर द्वारा उनको अगली गर्ल कहने के कारण वो राज कपूर से काफी नाराज होकर वहां से चली गई। बाद में राज कपूर ने लता मंगेशकर को काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए नहीं मानी। और यहाँ तक कि फिल्म के लिए गाने गाने के लिए भी राज कपूर ने लता मंगेशकर को बहुत ही मुश्किल से मनाया। लता मंगेशकर के फिल्म से अलग हो जाने के बाद राज कपूर ने सोचा कि अब किसी अच्छी हीरोइन को ही फिल्म के लिए साइन करते हैं और उसके चेहरे को जला हुआ दिखा देंगे ताकि वो बद्दी दिखे। लेकिन इसमें भी परेशानी ये थी कि बद्दी हीरोइन को देखने मासी ऑडियंस क्यों आएगी? मासी ऑडियंस को तो कोई खूबसूरत हीरोइन चाहिए। और फिर मासी ऑडियंस को फिल्म की तरफ आकर्षित करने के लिए राज कपूर ने हीरोइन को एक इरोटिक सा लुक देने की ठानी जिसमें खूब अंग प्रदर्शन हो, और पहुंच गए सीधा हेमा मालिनी के पास। और हेमा मालिनी को फिल्म के बारे में और उनके रोल के बारे में सब कुछ बताया। और हेमा मालिनी को भी बाकी सब तो ठीक लगा, लेकिन इतना ज्यादा अंग प्रदर्शन वो नहीं कर सकती थी। लेकिन उस समय वो राज कपूर को फिल्म के लिए मना नहीं कर पाई। लेकिन बाद में जब हेमा मालिनी शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची और उन्हें पहनने के लिए जो कॉस्ट्यूम दिए गए, उन कॉस्ट्यूम को देखकर वो इतना घबरा गई कि पीछे के दरवाजे से चुपके से सेट से वो चली गई, राज कपूर को बिना कुछ बताए। और फिर राज कपूर को भी आखिरकार समझ आ ही गया कि हेमा मालिनी इतना ज्यादा इरोटिक रोल नहीं कर सकती। इसलिए हेमा मालिनी को फिल्म में लेने का इरादा छोड़कर उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को फिल्म के लिए अप्रोच किया। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते डिम्पल कपाड़िया भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। बाद में विद्या सिन्हा को भी अप्रोच किया गया, लेकिन उनका हाल भी डिम्पल कपाड़िया के जैसा ही था। और अब जान लेते हैं कि आखिरकार जीनत अमान फिल्म के लिए किस तरह साइन की गई। दरअसल राज कपूर जब सत्यम शिवम सुंदरम की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे तब वो जीनत अमान के साथ वकील बाबू फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे। इसलिए जीनत अमान को भली भांति पता था कि सत्यम शिवम सुंदरम के लीड रोल के लिए राज कपूर को कैसी एक्ट्रेस चाहिए। इसलिए उन्होंने ग्रामीण लड़की के जैसी एक साड़ी पहनी, काफी इरोटिक सी कॉस्ट्यूम, और अपने चेहरे को एक तरफ से जला हुआ दिखाने के लिए चेहरे पर एक तरफ टिश्यू पेपर चिपकाया और सीधी पहुंच गई आरके स्टूडियो में। और वहां जाकर गार्ड से बोली कि आप अंदर जाकर राज कपूर जी से कहिए कि उनसे मिलने उनकी रूपा आई हैं।
और जैसे ही राज कपूर ने जीनत अमान को उस इरोटिक सी साड़ी में देखा तो उन्हें वो रूपा के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी और राज कपूर ने तुरंत फोन घुमाया उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर को और कहा कि तुम स्टूडियो आ जाओ, मैं तुम्हें रूपा से मिलवाता हूँ। मतलब इस तरह जीनत अमान रूपा के रोल के लिए साइन कर ली गई। हालांकि फिल्म के लीड रोल के लिए बीच में राज कपूर ने भारतीय मूल की इंटरनेशनल सिंगर आशा पुतली को भी अप्रोच किया था, लेकिन आशा पुतली उस समय सिर्फ पश्चिम में अपना करियर बनाने पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। दोस्तों, जब राज कपूर फिल्म के फीमेल लीड रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया को लेना चाह रहे थे, उसी समय उनके दिमाग में था कि फिल्म का मेल लीड वो राजेश खन्ना से करवाएंगे और इसी के चलते उन्होंने इस बारे में राजेश खन्ना से बात भी की। लेकिन जब डिम्पल कपाड़िया से बात नहीं बन पाई और जीनत अमान को साइन कर लिया गया तो राज कपूर ने राजेश खन्ना को लेने का इरादा भी छोड़ दिया और किसी दूसरे एक्टर की तलाश में जुट गए। और तभी उनके बेटे रणधीर कपूर ने उन्हें यह सलाह दी कि जब घर में एक एक्टर मौजूद ही है तो फिर किसी दूसरे एक्टर की तलाश क्यों की जा रही है। दरअसल रणधीर कपूर बात कर रहे थे शशि कपूर की और राज कपूर को भी रणधीर कपूर का आइडिया पसंद आया और उन्होंने मेल लीड के लिए उनके छोटे भाई शशि कपूर को साइन कर लिया। लेकिन ऋषि कपूर के अनुसार राजेश खन्ना को पूरी उम्मीद थी कि सत्यम शिवम सुंदरम का लीड रोल वही करेंगे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि फिल्म में शशि कपूर को साइन कर लिया गया है तो बाद में उन्होंने प्रेस में ये कहा कि राज कपूर तो फिल्म के लिए मुझे ही साइन करना चाह रहे थे, लेकिन ऋषि कपूर के दबाव के कारण उन्होंने मेरी जगह शशि कपूर को साइन कर लिया। और ये कहते हुए ऋषि कपूर ने कहा था कि ये राजेश खन्ना की गलतफहमी है क्योंकि राज कपूर किसी की नहीं सुनते। और ऋषि कपूर की इस बात को सही कहा जा सकता है क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म पर बात करते हुए एक बार शशि कपूर ने भी कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि जीनत अमान ने फिल्म में अपना रोल काफी अच्छे से किया है, उन्होंने काफी मेहनत की है, लेकिन जीनत अमान की जगह अगर फिल्म में रेखा होती तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन राज कपूर साहब ने एक बार जो तय कर लिया वो कर लिया, बाद में वो किसी की नहीं सुनते। वैसे शशि कपूर को जब इस फिल्म के लिए साइन किया गया तो वो बहुत सारी अन्य फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे, इसलिए वो ये फिल्म साइन नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन हेमा मालिनी की तरह वो भी राज कपूर को मना नहीं कर पाए और उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली। अब फिल्म साइन तो कर ली लेकिन शूटिंग करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था, शूटिंग के लिए डेट्स एडजस्ट नहीं हो पा रही थी और एक वक्त पर तो शशि कपूर इतने बिजी थे कि उन्हें राज कपूर से बात करने तक का भी टाइम नहीं था, इसलिए उनकी डेट्स लेने के लिए राज कपूर तक को उनके सेक्रेटरी से बात करनी पड़ी थी। लिहाजा इस वाकये के बाद राज कपूर शशि कपूर को टैक्सी कहकर बुलाने लग गए थे। जीनत अमान और शशि कपूर के बाद जीनत अमान के बचपन वाला रोल जो कि एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी ने किया, उसके लिए राज कपूर ने लगभग 100 लड़कियों के ऑडिशन लिए थे। कुछ लड़कियों के ऑडिशन उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे को साइन करने से पहले लिए और कुछ लड़कियों के ऑडिशन उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे को साइन करने के बाद भी लिए। दरअसल एक बार को वो पद्मिनी को साइन कर चुके थे ये सोचकर कि उनका चेहरा जीनत अमान से काफी मिलता जुलता है तो वो जीनत अमान के किरदार में अच्छे से शूट करेगी। लेकिन बाद में राज कपूर को न जाने क्या जची कि वो पद्मिनी को फिल्म से बाहर करके उनकी जगह किसी दूसरी एक्ट्रेस को लेना चाह रहे थे और इसके लिए उन्होंने ऑडिशन लेने भी शुरू कर दिए। लेकिन बाद में उनके किसी फैमिली एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बताया कि फिल्म के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे ही अच्छी रहेगी, इसलिए फिर पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ ही शूटिंग आगे बढ़ाई गई। और फिर राज कपूर को पद्मिनी कोल्हापुरे का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने उनकी अगली फिल्म प्रेम रोग में भी पद्मिनी कोल्हापुरे को बतौर लीड एक्ट्रेस लिया। और 1974 की फिल्म इश्क 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 में जीनत अमान के साथ नजर आने के बाद सत्यम शिवम सुंदरम पद्मिनी की जीनत अमान के साथ दूसरी फिल्म रही और इसके बाद वो इंसाफ का तराजू फिल्म में भी जीनत अमान के साथ नजर आई। दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम के डायरेक्टर के अलावा राज कपूर इसके प्रोड्यूसर भी रहे और उन्होंने फिल्म को एडिट भी किया। वहीं फिल्म के लेखक रहे जैनेंद्र जैन। लेकिन फिल्म की स्टोरी का एक बेसिक आइडिया राज कपूर ने उनकी बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहली फिल्म आग से लिया था जो कि साल 1948 में आई थी। दरअसल आग में भी राज कपूर का खुद का चेहरा जला हुआ दिखाया जाता है और इस फिल्म में भी हीरोइन का चेहरा जला हुआ दिखाया गया है। बाकी दोनों फिल्मों में कोई ज्यादा मेलजोल है नहीं। और अब बात अगर फिल्म के म्यूजिक की करें तो लगभग 2 घंटे 48 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग
48 मिनट 25 सेकंड की लेंथ के कुल 11 गाने हैं। और पहले तो इस फिल्म के गाने राज कपूर की कई फिल्मों की तरह शंकर जयकिशन कंपोज करने वाले थे और गानों के लिरिक्स लिखने का काम संभाल रहे थे हसरत जयपुरी। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते गानों के म्यूजिक कंपोजिशन का जिम्मा हृदयनाथ मंगेशकर को दे दिया गया। और लता मंगेशकर को जब फिल्म के टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया तब लता मंगेशकर को यही लग रहा था कि फिल्म के म्यूजिक कंपोजर उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ही हैं। लेकिन टाइटल सॉन्ग की कंपोजिशन से एक दिन पहले ही हृदयनाथ मंगेशकर को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से रिप्लेस कर दिया गया था और ये बात लता मंगेशकर को पता नहीं थी। लेकिन जब स्टूडियो पहुंचने पर लता मंगेशकर को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने फटाफट से गाने की प्रैक्टिस की और एक ही टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड कर दिया और वापस चली गई। लेकिन बावजूद इसके आज ये गाना लता मंगेशकर के सबसे प्रचलित गानों में से एक है और इस गाने को बाद में भजन के तौर पर कई बार रिक्रिएट भी किया गया और इसे आज भी भजन के तौर पर काफी सुना जाता है। और साल 1977 में भी ये गाना बिना का गीतमाला एनुअल लिस्ट में 6वें स्थान पर रहा। इसके अलावा फिल्म में दिखाया गया एक ड्रीम सीक्वेंस वाला सॉन्ग चंचल शीतल निर्मल हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर मुकेश का आखिरी गाना था। दरअसल मुकेश, जिन्हें राज कपूर की आवाज कहा जाता है, उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम की मेकिंग के समय लग रहा था कि इस फिल्म में उनसे तो एक भी गाना नहीं गवाया जाएगा क्योंकि उस समय फिल्म में फीमेल गाने ही रखे जा रहे थे। लेकिन बाद में राज कपूर ने इस बारे में सोचा और ये ड्रीम सीक्वेंस वाला सॉन्ग और तैयार किया और इसे रिकॉर्ड करने के बाद वो औरत है तू महबूबा गाना भी मुकेश जी की आवाज में ही रिकॉर्ड किया जाना था। लेकिन रिकॉर्डिंग से पहले ही मुकेश उनके विदेशी कॉन्सर्ट पर चले गए और ये तय किया गया था कि वो कॉन्सर्ट से आकर इस गाने की रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसलिए बाद में वो गाना उनके बेटे नितिन मुकेश ने गाया और मुकेश जी का यह आखिरी गाना चंचल शीतल निर्मल भी साल 1978 की बिना का गीतमाला लिस्ट में 24वें स्थान पर रहा। और क्योंकि ये राज कपूर की इसी आखिरी फिल्म थी जिसके लिए मुकेश ने गाना गाया, इसलिए राज कपूर ने ये फिल्म मुकेश को डेडिकेट की। साथ ही फिल्म के एक और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग यशोमती मैया से बोले नंद लाला की धुन असल में 1948 में आई राज कपूर स्टारर फिल्म गोपीनाथ के गाने आई गोरी राधिका की हैं। और इसी तरह सत्यम शिवम सुंदरम के गाने सुनी जो उनके आने की आहट की धुन को साल 2006 की फिल्म उमराव जान के गाने सलाम के लिए यूज किया गया। वैसे यशोमती मैया से बोले नंदलाला गाना साल 1978 की बिना का गीतमाला लिस्ट में 7वें स्थान पर रहा था। खैर, फिल्म के गाने वो औरत है तू महबूबा और बोर भई पनगट्टे के लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे, सैया निकस गए मेरा लड़ी थी गाने के लिरिक्स विठल भाई पटेल ने लिखे और बाकी सभी गानों के लिरिक्स लिखे पंडित नरेंद्र शर्मा ने। और इन गानों को गाया ओवेस्ली लता मंगेशकर, मुकेश, नितिन मुकेश, मन्ना डे और भूपेंद्र सिंह ने। और फिल्म के बेहतरीन गानों के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। साथ ही राधु कर्मकर ने बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता और राज कपूर को बेस्ट डायरेक्टर के, जीनत अमान को बेस्ट एक्ट्रेस के और नरेंद्र शर्मा को गाने सत्यम शिवम सुंदरम के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट के फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले। दोस्तों, फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग राज कपूर के लोनी वाले फार्म हाउस पर की गई थी, जिस पर बाद में उनके बेटे राजीव कपूर की डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म प्रेम ग्रंथ की शूटिंग भी की गई। और सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग शुरू करने से पहले मुहूर्त के दौरान एक पूजा रखी गई जिसमें फिल्म के सारे कास्ट और क्रू मेंबर्स के साथ पूरा कपूर खानदान शामिल हुआ। दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम को 1978 के मार्च महीने में होली के मौके पर रिलीज किया गया और उसी समय रिलीज हुई थी देवानंद की फिल्म देश परदेश। और देश परदेश और सत्यम शिवम सुंदरम ने बॉक्स ऑफिस पर तो लगभग बराबर की ही कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर भी सत्यम शिवम सुंदरम की सक्सेस से देवानंद खुश नहीं थे। दरअसल उस समय के एक पत्रकार राज सिंघवी को दिए एक इंटरव्यू में देवानंद ने सत्यम शिवम सुंदरम को डर्टी पिक्चर कहते हुए ये कहा था कि राज कपूर ने इसे काफी चीप तरीके से शूट किया है। आप फिल्म को ध्यान से देखिए, किस तरह राज कपूर का कैमरा जीनत अमान की बॉडी पर घूमता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा।
और देवानंद के अलावा भी फिल्म को लेकर उस समय काफी विवाद हुए थे, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड ने इसे यू सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करने की इजाजत दे दी थी। मतलब सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई थी, कोई भी इस फिल्म को आसानी से देख सकता था। लेकिन फिल्म में जिस तरह जीनत अमान को दिखाया गया है, उस तरह आज की अगर किसी फिल्म में किसी हीरोइन को दिखाया जाता है तो उसे एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज किया जाएगा। हालांकि उस समय भी हिमाचल प्रदेश के लक्ष्मण नाम के एक आदमी ने फिल्म पर और राज कपूर पर केस किया था, लेकिन वो केस खारिज हो गया। मतलब कोर्ट ने राज कपूर के पक्ष में ही फैसला दिया। इसके अलावा अभी हाल ही में जीनत अमान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि ये फोटो मेरे सत्यम शिवम सुंदरम की स्क्रीन टेस्ट के दौरान ली गई थी, जिसे हमने आरके स्टूडियो में शूट किया था। और इस फिल्म को लेकर उस समय और आज भी काफी हो हल्ला होता है। मुझे अश्लील कहा जाता है, जबकि फिल्म में मेरे द्वारा पहने गए कॉस्ट्यूम ऑस्कर अवार्ड विजेता बानो अथैया ने तैयार किए थे। और फिल्म में मेरे जितने भी सीन थे वो बहुत रिहर्सल करने के बाद बहुत सारे क्रू मेंबर्स के सामने शूट होते थे, इसलिए ऐसे सीन भला कामुक कैसे हो सकते हैं। मुझे तो इंसानी शरीर में कोई अश्लीलता नजर नहीं आती, पता नहीं लोगों को क्यों अश्लीलता नजर आती है। फिल्म में मेरा लुक जैसा भी था वो फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा था, फिल्म उस पर आधारित नहीं थी। फिल्म का मेन थीम कुछ और था। खैर कोई कुछ भी कहे, लेकिन राज कपूर ने फिल्म में जीनत अमान को काफी बोल्ड तरीके से तो दिखाया था, क्योंकि फिल्म में राज कपूर ने शशि कपूर और जीनत अमान के बीच 2 लिप टू लिप की सीन दिखाए हैं, जो हिंदी सिनेमा में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन साथ ही वेस्टर्न अंदाज के बजाय उन्होंने जीनत अमान को देसी इंडियन लुक दिया था, इसलिए ग्रामीण ऑडियंस और मासी ऑडियंस में जीनत अमान के बोल्ड लुक का कोई ज्यादा हो हल्ला नहीं हुआ। इसके अलावा ये महिला प्रधान फिल्म है और फिल्म की कहानी इतनी मजबूत है कि महिला दर्शकों और फैमिली ऑडियंस को तो ये फिल्म आज भी बहुत पसंद आती है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम को देखकर ये कहा जा सकता है कि आजकल के फिल्म मेकर्स को राज कपूर से ये सीखना चाहिए कि फैमिली ऑडियंस को इस तरह की फिल्में, इस तरह की बोल्ड फिल्में कैसे दिखाई जा सकती हैं। दोस्तों, बात अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की करें तो विश्वसनीय सोर्सेज से तो ये पता चलता है कि ये फिल्म इसकी रिलीज के टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, एक एवरेज फिल्म ही साबित हुई थी। लेकिन बाद में इस फिल्म को काफी पसंद किया गया और आज इसे एक कल्ट फिल्म का दर्जा दिया जाता है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने वाली ज्यादातर वेबसाइट्स पर इस फिल्म को सुपरहिट बताया गया है, जो शायद इसके रीरन के कलेक्शंस होंगे। और उन आंकड़ों के अनुसार फिल्म को लगभग 1 करोड़ के बजट में बनाया गया और फिल्म ने 2.25 करोड़ का कलेक्शन इंडिया में किया और फिल्म का 4.5 करोड़ का कलेक्शन रहा वर्ल्ड वाइड लेवल पर। और ये फिल्म कमाई के मामले में साल 1978 की 9वीं सबसे बड़ी फिल्म रही। दोस्तों, मुझे तो फिल्म की कहानी, इसके गाने और इसमें शशि कपूर और ए.के. हंगल द्वारा की गई एक्टिंग काफी पसंद आई। हालांकि कन्हैया लाल और जीनत अमान ने ज्यादातर सीन्स में ओवर एक्टिंग की है। आपको इस फिल्म में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।